दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 48 को डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज के अंतर्गत। और ये क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है और उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम है उसका जो सिलेबस है जीके जीएस का उससे रिलेटेड है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। साथ में इंक्लूड रहते हैं हमारे करंट अफेयर से कुछ फैक्ट्स। हालांकि आज इस वीडियो में करंट अफेयर्स के जो फैक्ट्स हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और आई प्रॉमिस यू आज का जो करंट अफेयर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 48 को। पहला प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपके ऑप्शंस 1945, 1949, 1947, 1948। देखिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। 1949 में होता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। ओके, देखिए यहाँ पर देखते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। देखिए आपको पता होगा 1935 में एक्ट आता है एक, और उसके अकॉर्डिंग आरबीआई का फॉर्मेशन होता है 1935 में। ओके, इनिशियली इसका जो हेडक्वार्टर्स था वो कोलकाता में था, बट 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट किया गया था। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। ओके, और here is the logo of this bank, Reserve Bank of India, and here is the governor of RBI, Mr. Shaktikant Das. This is the 25th गवर्नर। ओके, ध्यान रखना 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास। स्टार्टिंग में जो है ये एक निजी बैंक था, बाद में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ओके, ध्यान रखना पहले कोलकाता हेडक्वार्टर था आरबीआई का, बाद में मुंबई शिफ्ट किया गया। और मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ यू नो। ओके, सेकंड क्वेश्चन है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, बहुत ही पॉपुलर समिति है, इसका संबंध बताना है किससे है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधार से, वोटिंग एज से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या चकमा समस्या से। देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, जो है चुनाव सुधार से रिलेटेड है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है 1998 में इसको फॉर्मेशन होता है। रिपोर्ट दी इसने 1990 में अपनी, और इन्होंने कुछ सिफारिशें की थी चुनाव सुधार में, चुनाव सुधार करने से संबंधित। देखिए किसी भी व्यक्ति को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, यानी उसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोई व्यक्ति केवल 2 क्षेत्रों से लड़ सकता है, 2 सीटों से, और निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, और ऐसे सभी उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त कर लेनी चाहिए जो 1/4 हिस्सा जो वोटिंग है टोटल उसका नहीं पाते हैं। ठीक है, क्षेत्रों का परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन मतलब कितनी जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है। और इन्होंने जो है रिकमेंड किया था कि वोटिंग जो एज है 21 से घटाकर 18 कर दी जानी चाहिए। और आपको पता होगा संविधान में 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, और जो उम्र थी वोटिंग राइट की, जो वोट देने की उम्र थी 21 साल, उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए देखिए निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको आर्टिकल नंबर 324 में जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इसका गठन होता है 24 जनवरी 1950 को। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, और दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, ये भी याद रखिए। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हींग, शिलाजीत, सुहागा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हींग होता है ना वो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, पेड़ से उसको प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट इट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। बस इतना याद रखिए, हींग जो है पौधे से प्राप्त किया जाता है। जिस पौधे से प्राप्त की जाती है उसे अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित है। ये कुछ अजीब से नाम है, आप इनको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अन्यथा यही क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली ये PYQ है, मैंने वहीं से ये क्वेश्चन उठा लिया है। ठीक है, हींग जो है पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ओके, चौथा प्रश्न देखिए आप लोग, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित था। बिहार के नील उत्पादक किसान,
बिहार के कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की समस्या से, बिहार के बुनकरों की समस्या से, या बिहार के कपास उत्पादक किसानों की समस्या से संबंधित? देखिए, इस प्रश्न का जो जवाब है एकदम सही है, फर्स्ट वाला। बिहार के जो नील उत्पादक किसान थे, उनकी समस्याओं से संबंधित था। एक्चुअली हुआ यूँ था कि आपको पता होगा 18वीं सदी तक जो है मार्केट में नील की जगह पर कृत्रिम जो रंग होते हैं, रासायनिक रंग होते हैं, उनका जो है प्रयोग होने लगा था। तो नील का प्रयोग कम होने लगा, यानी मार्केटिंग उसकी कम होने लगी। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि जो नील की खेती होती है, जिस खेत में नील की खेती होगी, उसकी जो उर्वरा शक्ति है बहुत ज़्यादा कम होती जाती है दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो किसानों को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। किसान उसको बंद करना चाह रहे थे, लेकिन जो नीलह बागान मालिक थे, उन्होंने क्या कर रखा था, किसानों के साथ एक पैक्ट साइन कर रखा था, और उस पैक्ट में ये था कि किसान जो है अपनी कुल भूमि का 3/20वां भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। इसी को तिनकठिया पद्धति बोला गया, यानी किसान के पास जितनी ज़मीन है, उसके 3/20वें भाग पर वो नील की खेती करेगा ही। किसानों ने इसका विरोध किया, ठीक है? और उनका नेतृत्व कर रहे थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं लखनऊ में, और लखनऊ में गांधी जी को इनवाइट करते हैं कि आप चंपारण में आइए, किसानों का दुख दर्द सुनिए और उनकी मदद कीजिए, इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कीजिए। गांधी जी ने फिर इसमें हस्तक्षेप किया वर्ष 1917 में, और गांधी जी के पहुंचने के बाद वहां पर जो है किसान बागान मालिक जो थे, ठीक है, नील के जो बागान मालिक थे, उनको ये जो पैक्ट था इसको तोड़ना पड़ा, और इस तरीके से गांधी जी का पहला बड़ा सफल सत्याग्रह संपन्न होता है। ठीक है, नील विद्रोह 1917 की बात है ये। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, नील उत्पादक जो किसान थे उनकी समस्याओं से रिलेटेड था चंपारण सत्याग्रह, और ये चंपारण आपको बिहार में मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी। देखिए, पांचवा प्रश्न है ये। चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली संबंध है मुगलों से, सिखों से, या मराठों से, या राजपूतों से? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, मराठों से संबंधित है चौथ और सरदेशमुखी। एक्चुअली ये टैक्स के प्रकार थे, और ये टैक्स जो थे, देखिए, जो सरदेशमुखी थे, महाराष्ट्र के वंशानुगत थे। जो मराठास थे, शिवाजी महाराष्ट्र के वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते वो 10% अतिरिक्त कर की मांग किया करते थे, उसी को सरदेशमुखी बोला गया है। ध्यान रखना, सरदेशमुखी महाराष्ट्र के जो है शिवाजी जो थे वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते ये 10% टैक्स लिया करते थे। और चौथ जो होता था, चौथ खासकर उन प्रदेशों से लिया जाता था, उन क्षेत्रों से जो बाहरी आक्रमण से मराठा उन क्षेत्रों की रक्षा करते थे। उस रक्षा के बदले में जो है उस क्षेत्र से चौथ जो है, यानी चौथ का मतलब ही 1/4 होता है, उसको लिया करते थे जो मराठास थे। ठीक है, और ये कह सकते हैं एक सैन्य शुल्क था, जिसे किसी तीसरी शक्ति के आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिकर के रूप में आरोपित किया गया था। ठीक है, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये टैक्स लिया करते थे वो। छठवां प्रश्न है, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा जो है, प्रधानमंत्री के किसी आदेश पर, राज्यसभा के किसी प्रस्ताव पर, लोकसभा के किसी प्रस्ताव पर, या राष्ट्रपति के किसी प्रस्ताव पर? देखिए, कोई नई जो है अखिल भारतीय सेवा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अखिल भारतीय सेवा होती क्या है। अखिल भारतीय का मतलब होता है ऐसी सर्विस जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती हो, केंद्र के लिए भी, राज्य के लिए भी, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी। और इनमें आपको मिलेंगी कौन कौन सी? आईएएस है, आईएफएस है, आईआरएस है। ठीक है, ये सभी हैं जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आईपीएस है। ठीक है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती हैं ये। और इसका गठन जो होता है वो राज्यसभा के किसी प्रस्ताव के आधार पर होता है। राज्यसभा प्रस्ताव लेकर आएगी, उसको पास करेगी। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। राज्यसभा को ज़्यादा पावर है अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के लिए। ओके, देखिए, अंडर आर्टिकल नंबर 312 में राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के संबंध में संसद को अधिकृत करता है। इसका अर्थ है कि संसद द्वारा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने से पूर्व राज्यसभा के द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। देखिए, ध्यान रखिए, राज्यसभा ना कि लोकसभा। और ऐसे प्रस्ताव को राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है,
वस्तुतः संविधान में राज्यसभा को दी गई शक्ति भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के हितों की रक्षा की परिचायक है। ओके, अगर राज्यसभा को लगता है कि राज्यों की सुरक्षा के लिए या राज्यों को नीड है एक नई अखिल भारतीय सेवा की, तो वो राज्यसभा जो है इसको ज़्यादा पावर दे रखी है, वो ऐसा कर सकती है। ओके, चलिए, सातवां प्रश्न है भारत के राज्यों का, एक सेकेंड, सातवां प्रश्न है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। देखिए, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी स्टेट बताना है। सबसे पश्चिमी स्टेट तो गुजरात हो जाएगा, आपको पता होगा, ठीक है, और सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ठीक है। देखिए, आप लोग मैप में देखिए, ये है अपना अरुणाचल प्रदेश और ये है अपना गुजरात, ठीक है। यानी सबसे पश्चिम में गुजरात मिलेगा और सबसे पूर्व में आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर और गुजरात जो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। देखिए, देशांतर आपने जो है अर्थ का मैप देखा होगा पृथ्वी का, तो उस पे लाइन से खींची होती हैं इस तरीके से। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये देशांतर लाइन कहलाती हैं देशों के अंतर के हिसाब से। और जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं इस तरीके से होती हैं, ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं। ओके, चलिए, आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यानी अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा अक्षांशीय रेखा है। हमें अभी हमने आपको बताया कि मान लो ये पृथ्वी है, इस तरीके से जो लाइंस होती हैं पृथ्वी पर नेचुरल लाइन होती हैं, और ये होती हैं आपकी देशांतरी रेखाएं, ठीक है, और अक्षांश रेखाएं इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। देखिए, 10 डिग्री इज द राइट आंसर। 10 डिग्री जो है अक्षांश रेखाएं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। और हमने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं, चैनल्स हैं, उनको लिया है। जैसे 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय जो द्वीप है उसको मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है कावारत्ती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है या जोड़ता है, ठीक है। चलिए, और अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, एक नहीं दो पूछूंगा। 49 डिग्री जो लाइन है, अक्षांशीय लाइन है, वो किस किस को अलग करती है। चलिए मैं ही बताता हूँ। ए ये करती है यूएसए और कनाडा को, ठीक है, कनाडा को ये अलग करती है, पहली चीज़। और अब आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य, एक सेकेंड, साउथ कोरिया के मध्य कौन सी अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। साउथ कोरिया के मध्य, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य आपके ऑप्शंस है 37, 38, 39 और 40। ये हो गया आपके ऑप्शंस। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है। रेशम कीटों के पालन के लिए सहतूत, अरंडी, बांस या फिर सागौन। देखिए, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। सागौन की जो पत्तियां होती हैं उसका जो यूज होता है रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है। ओके, देखिए, सागौन की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन में नहीं होता है और रेशम के कीटों के पालन के लिए सहतूत की पत्तियों का यूज होता है। अरंडी, बांज यानी ओक जिसे बोलते हैं, आदि पौधों की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना होता है जो कीड़ों के लार्वा से बनता है। भारत विश्व में चीन के बाद सिल्क का दूसरा प्रमुख उत्पादक है। ध्यान रखना, सिल्क यानी रेशम का सेकंड उत्पादक है चीन के बाद भारत। ओके, जल में घुलनशील विटामिन है। देखो, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन कौन से, और एक होता है वसा में घुलनशील। देखो, वसा में घुलनशील होता है KEDA, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखते हो कीड़ा। आप कीड़ा जो होता है आप उसको जल में डालोगे वो तैरने लग जाएगा, लेकिन आप उसको वसा में डालोगे वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। कीड़ा जो होता है KEDA, ये आपको वसा में घुलनशील मिलेगा। ओके, और जल में घुलनशील ए, और जो है सॉरी बी जो है, और सी, ठीक है। अब आप देख लीजिए ऑप्शंस में। देखो, ये तो हो गया आपका उसमें वसा में घुलनशील, और ये हो गया ये भी वसा में, ठीक है, और ये भी वसा में। बट ऑप्शन नंबर सी जो है जल में घुलनशील होता है, ठीक है। चलिए, आप यहाँ देख लीजिए और चलते हैं आगे।
11वां प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आपके ऑप्शंस पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन। देखिए रेनिन जो होता है वो दुग्ध का पाचन करता है, ठीक है, इसको पचाने का एक एंजाइम है रेनिन। और जैसे आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो दूध पीने के बाद वो पल्टी कर देते हैं, ठीक है, और वो एक दही टाइप का होता है, यानी वो इतनी जल्दी एंजाइम ज़्यादा होता है उन बच्चों में जो रेनिन एंजाइम होता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी वो जो रेनिन एंजाइम है उसकी मात्रा बॉडी में कम होती जाती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने का एक एंजाइम रेनिन होता है जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं और कम घुलनशील कैल्शियम पैरासेकेसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं, अभी हमने बताया था, उनमें जठर रस में पाचक एंजाइम होता है लेकिन वयस्कों में जठर रस नहीं होता है। ओके, चलिए 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस जो है धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों ही है। देखिए हमारे इस प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि ये काम तो ओजोन गैस भी करती है, ओजोन परत भी करती है, हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। लाभदायक देखिए ओजोन गैस जो है वो लाभदायक इसलिए है कि सूर्य की जो है पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर पड़ने से रोकती है, जो कि ह्यूमन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ह्यूमन स्किन का जो है यानी त्वचा कैंसर का कारण बन सकती है ओजोन गैस। और इसी ओजोन गैस को जो है सूर्य की किरणों डायरेक्ट पड़ने से रोकती है, उनको छान कर पृथ्वी पर भेजती है ओजोन गैस जो होती है, ठीक है। ये हो गया फ़ायदा। हानिकारक इसका इसलिए है अगर ये डायरेक्ट आएंगी तो फिर ह्यूमन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बट हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। लाभदायक इसलिए है क्योंकि जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, हाँ, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें CO2 पौधे लेते हैं और हमें फिर ऑक्सीजन देते हैं। ये तो हो गया फ़ायदा। हानिकारक इसलिए है अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो भूमंडलीय ऊष्मन यानी भूमंडल का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और हमारे लिए हानिकारक होगा ये फिर, ठीक। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, CO2। ओके, चलिए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या असम। देखिए असम के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने सरपंच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और इसमें क्या होगा, जो पंचायत क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको जो है इस मोबाइल ऐप में मिल जाएगी। पंचायत की जो गतिविधियां होती हैं, उसके विकासात्मक जो कार्य होते हैं और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। पंचायत क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी आपको। ओके, चलिए, ध्यान रखना, पंचायत सरपंच संवाद मोबाइल ऐप जो है असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सरपंच जो है असम के CM कौन है। चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि, देखिए ये समाधि स्थल है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। देखिए हमने यहाँ पर कुछ स्थल लिखे हैं और जहाँ पर कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं। जैसे राजघाट जो है ये समाधि स्थल है महात्मा गांधी का, आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। विजय घाट समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री का है। शक्ति स्थल जो है समाधि स्थल और ये मिलेगा इंदिरा गांधी का। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। वीर भूमि राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समता स्थल जगजीवन राम। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी का ये समाधि स्थल है। ये समाधि स्थल हैं और ये वो लीडर्स हैं जहाँ पर जिनका जो समाधि बनी हुई है, ठीक है। चलिए, 15वां प्रश्न है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस, देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। देखिए हमने यहाँ पर जो है मई मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको लिया है। हम इसी तरीके से सारे महत्वपूर्ण दिवस को कंप्लीट करेंगे। अभी हमने मई के लिया है, फिर जून जुलाई इस तरीके से हम उनको एक एक वीडियो में 12 वीडियो में 12 महीने का करेंट जो है दिवस जितने भी होते हैं हम उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जबकि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस
8 मई को, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व नर्स दिवस जो है 12 मई को, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस जो है 21 मई, और जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को। ठीक है, देखिए अब देखिए इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। स्टार्टिंग के दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक, और नर्स दिवस ये इम्पोर्टेंट है, और आप आइए आतंकवाद विरोधी दिवस, जैव विविधता दिवस, तंबाकू दिवस, ये 5 इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ओके, इनको याद रखिए। चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 48। देखिए हमने करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो किसी और कारण से। आज का करंट अफेयर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड होके मिल जाएगा, आई प्रॉमिस यू। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं किया है तो, और लाइक भी कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।